सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेके आए हैं सामाजिक विज्ञान का जो आज 26 मार्च 2025 को जो पेपर हुआ था उसका संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिएगा, जो पहला प्रश्न था आपके, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था और इस चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं, आपके डाल भी रखा ये प्रश्न, लॉर्ड माउंटबेटन। फिर झूम खेती को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्रश्न इस प्रकार से था विद्यार्थियों कि गोमतू खेती को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? बेवड़। ये प्रश्न बताया। तो यहाँ पर देख सकते हैं झूम खेती है उसको स्थानांतरित कृषि के नाम से नहीं जाना जाता था, गोमतू खेती के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? गोमतू खेती के नाम से। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रश्न था, वैदिक खेती बनाई जाती है कहाँ पर बनाई जाती है? तीर्व ढाल वाले पहाड़ी इलाकों में बनाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से वन आधारित उद्योग कौन सा? तो चार ऑप्शन दे रखे थे आपके, 4 ऑप्शन दे रखे थे विद्यार्थियों। कितने ऑप्शन दे रखे थे? 4 ऑप्शन दे रखे थे। कौन कौन से दे रखे थे आप सभी को पता है? नहीं तो मैं बता देता हूँ कि इसमें सूती वस्त्र उद्योग भी दे रखा था, डेयरी उद्योग भी दे रखा था, लुगदी एवं कागज उद्योग और चर्म उद्योग। तो इसमें लुगदी एवं कागज उद्योग जिन्होंने किया, ये उनका सही उत्तर है विद्यार्थियों। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट था विद्यार्थियों, विशाल वन भूमियों को साफ किया जाना क्या था? तो इसमें 4 ऑप्शन थे, खनन के लिए, इमारती लकड़ी के लिए, विशाल औद्योगिक परियोजना के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर आपको क्या करना था? उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, विशाल जो वन भूमि है उनको साफ क्यों किया जाता है? तो खनन के लिए किया जाता है, इमारती लकड़ी के लिए किया जाता है, विशाल औद्योगिक परियोजना के लिए क्या? तो उपरोक्त सभी इसमें उत्तर आपको करना था विद्यार्थियों। नेक्स्ट देखिएगा, जो जीवन का अधिकार है वो किस अनुच्छेद से है? तो 4 ऑप्शन थे विद्यार्थियों। छठे में आपके अनुच्छेद 15 भी दे रखा था, अनुच्छेद 14 भी दे रखा था, अनुच्छेद 16 भी दे रखा था, 21 भी दे रखा था। तो इसमें अनुच्छेद 21 जिन्होंने उत्तर किया, ये उनका सही आंसर रहेगा विद्यार्थियों। नेक्स्ट देखिएगा, किस पेशवा ने, प्रश्न 7 नंबर था, किस पेशवा ने मराठा ध्वज को अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया था? पेशवा बाजीराव। इसमें ऑप्शन पेशवा बाजीराव, इसका उत्तर जिन्होंने किया पेशवा बाजीराव ए, ये इसका उत्तर सही है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, अंतिम जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न था विद्यार्थियों, देख सकते हैं, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन दे रखे थे, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर। तो जिन्होंने बीकानेर किया वो उनका उत्तर सही रहेगा विद्यार्थियों। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट विद्यार्थियों, जो 9 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, कोष्टक में दिए गए शब्दों में रिक्त स्थान करें तो प्रवास भी दे रखा था, जन घनत्व भी दे रखा था, दंडनीय, भूमि संरक्षण। तो इसमें आपके भूमि संरक्षण करना था, रिक्त स्थान में क्या करना था? भूमि संरक्षण। फिर नेक्स्ट देखिएगा, किसी क्षेत्र विशेष में लोगों को आने जाने को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? प्रवास कहते हैं। ये बढ़ना था, 2 में प्रवास, 1 में भूमि संरक्षण। तो विद्यार्थियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं 1 से लेकर 25 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा सकूं। नेक्स्ट विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं, अस्पृश्यता एवं दंडनीय अपराध क्या है? तो इसमें आपको दंडनीय भरना था। क्या भरना था? दंडनीय भरना था। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट जो प्रश्न है, किसी स्थान की जनसंख्या व क्षेत्रफल से संबंध को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। ये भी प्रश्न आ चुका है विद्यार्थियों, देख सकते हैं आप, जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, जो आपके 10 नंबर प्रश्न था, निम्नलिखित का मिलान कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मृदा अपरदन को रोकना कैसे रोकेंगे? चट्टान बांध बनाकर। फिर यहाँ पर देखिएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। 2 में 2015 भरना था। और 3 में आपको क्या करना था? सामाजिक न्याय के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या था? आरक्षण। 3 में दो वाला ये भरना था, आरक्षण भरना था। और 4 में दे रखा था, प्रत्येक 10 साल में जनसंख्या संबंधी सूचनाएं एवं आंकड़े प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जनगणना। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? जनगणना। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट जो प्रश्न 10 नंबर प्रश्न देख सकते हैं विद्यार्थियों, मृदा अपरदन को रोकना, चट्टान बांध, फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में, सामाजिक न्याय के लिए संवैधानिक प्रावधान, आरक्षण, फिर प्रत्येक 10 साल में जनसंख्या संबंधी जानकारी एवं आंकड़े प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनगणना कहते हैं। इस प्रकार से फिर नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न आपके 11 था, निम्नलिखित कथनों को जांच कर सत्य तथा असत्य अंकित कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से नहीं होता है, तो ये
सत्य है। फिर शिक्षित युवाओं के लिए 2 वर्ष के लिए अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता देने के लिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना चलाई गई है, तो ये सत्य है। फिर फसलों का बीमा करके किसानों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही हैं, तो ये भी सत्य है। फिर 4 नंबर जो प्रश्न था, निजी परिवहन साधनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन के साधनों का उपयोग करना पर्यावरण सुरक्षा के लिए ज़्यादा बेहतर, तो ये भी सत्य है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से 1 से लेकर 11 तक प्रश्न बता दिए हैं। फिर 12 नंबर जो प्रश्न देख लीजिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था को समझाइए। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देख सकते हैं रैयतवाड़ी, मैंने कहा था कि जो आपके महलवारी व्यवस्था है, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, ये मैंने बताया था। आप चैनल के माध्यम से आप जाकर देख सकते हैं विद्यार्थियों, ये प्रश्न आ चुका। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है थॉमस मुनरो ने की थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई एक भूमि कर प्रणाली थी। क्या थी? भूमि कर प्रणाली थी, जिसमें किसान सीधे सरकार को भूमि कर चुकाते थे। यह व्यवस्था मुख्य रूप से मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। इसे 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा शुरू किया गया था। इसमें बिचौलियों की भूमिका नहीं थी और किसानों को उनकी भूमिका मालकिना हक दिया गया था। तो ये भी मैंने बताया था विद्यार्थियों, ये भी प्रश्न आपके आ चुका है, अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने स्थायी बंदोबस्त भी बताया था, महलवारी बंदोबस्त भी बताया था और रैयतवाड़ी व्यवस्था भी बताया था। ये किस ने शुरू किया था, ये सारी मैंने बताई थी, तो देख सकते हैं। फिर 13 नंबर प्रश्न देखिएगा विद्यार्थियों। 13 नंबर जो प्रश्न था, ईस्ट इंडिया कंपनी की विलय नीति को समझाइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाई गई, ये भी मैंने बताया था विद्यार्थियों। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यक्तिगत नीति, ये भी बताया था मैंने, ये भी आ चुकी है आपके। नीति के तहत यदि किसी भारतीय शासक की मृत्यु बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के हो जाते, उसका राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आ जाता है। इस नीति के तहत सतारा को 1848 में, नागपुर को 1853 में, झांसी को 1854 में और अवध को 1856 जैसे कई राज्यों का विलय कर लिया गया। इस नीति का भारतीय शासकों ने विरोध किया और यह 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक बनी। तो ये भी विद्यार्थियों प्रश्न आपके आ चुका, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ये भी मैंने प्रश्न बताया था, वीडियो में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थियों, वुड डिस्पेज आपके आ चुका है के बारे में संक्षिप्त में बताइए। तो वुड डिस्पेज 1854 में चार्ल्स वुड द्वारा तैयार किया गया था। एक महत्वपूर्ण शैक्षिक दस्तावेज था जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसने भारत में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विकास की सिफारिश की और इसके अंतर्गत विश्वविद्यालयों की स्थापना की, जैसे 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, और माध्यमिक शिक्षा के लिए सरकारी व निजी विद्यालयों को सहायता देने की नीति शामिल थी। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर देख सकते हैं वुड डिस्पेज यही था आपके इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट जो यहाँ पर देख सकते हैं, प्रार्थना समाज के 14 के दूसरा था, प्रार्थना समाज के कार्यों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना था, जाति प्रथा को समाप्त करना, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करना, महिलाओं की शिक्षाओं को बढ़ावा देना। इस समाज ने हिंदू धर्म में सुधार लाने और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कार्य किया था, ये लिखना था। तो विद्यार्थियों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो आपके 29 मार्च को गणित का पेपर होने वाला उसका 100% पेपर आपके इस चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रश्न प्रोवाइड करवा सकूं। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थियों, 15 नंबर प्रश्न था, भू संकलन को समझाते हुए इसकी न्यूनीकरण की क्रिया विधि को समझाइए। तो भू संकलन एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें मिट्टी, चट्टानें और अन्य भू सामग्री ढलानों से नीचे की ओर खिसक जाती है। यह अत्यधिक वर्षा, भूकंप, वनों की कटाई और मानव जनित गतिविधियों के कारण हो सकता है। भू संकलन की न्यूनीकरण की विधियाँ, वन रोपण, पेड़ों की जड़ों से मिट्टी को बांध कर रखने में मदद मिलती हैं। सिंचाई और जल निकासी प्रणाली, अतिरिक्त पानी के निकास के लिए जल निकासी प्रणाली बनाई जाती है। ढलान स्थिरीकरण, चट्टानों और दीवारों का निर्माण करके ढलानों को स्थिर किया जाता है। सतत निगरानी, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी करके समय पर चेतावनी दी जाती है। नेक्स्ट था, मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है। ये भी मैंने बताया था विद्यार्थियों के संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ये भी बताया था, ये भी आपके प्रश्न आ चुका है। तो मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण समझाइए। ये भी, मानव संसाधन किसी भी देश की महत्वपूर्ण पूंजी होती है क्योंकि यह भौतिक संसाधनों का सही उपयोग करता है। महत्व, आर्थिक विकास, शिक्षित और कुशल जनसंख्या देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। सृजनात्मकता और नवाचार, मानव संसाधन विज्ञान, तकनीक और अन्य क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देती है। सामाजिक विकास, शिक्षित नागरिक समाज को अधिक संगठित और उन्नत बनाने
उद्योग और उत्पादन। कुशल श्रमिकों के बिना कोई भी उद्योग या व्यापार सफल नहीं हो सकता है। इसके लिए मानव संसाधन का विकास किसी भी राष्ट्र के लिए। फिर मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है समझाइए। तो मानव संसाधन का अर्थ, मानव संसाधन का तात्पर्य किसी देश या समाज में रहने वाले शिक्षित, कुशल एवं कार्यशील जनसंख्या से किसी भी राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास से मानव संसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, ये करना था आपको। फिर स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, तो विद्यार्थियों 3 प्रकार से था, निजी था, सार्वजनिक था और संयुक्त था। तो 3 प्रकार से उद्योगों को स्वामित्व के आधार पर 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, वे उद्योग जो सरकार के स्वामित्व और प्रबंधन के होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाने के बजाय समाज के कल्याण, राष्ट्रीय विकास में योगदान देना होता। उदाहरण भारतीय रेलवे, भेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल और एनटीपीसी। फिर नेक्स्ट था निजी क्षेत्र का उद्योग, प्राइवेट सेक्टर। ये उद्योग व्यक्ति और निजी कंपनियों के स्वामित्व में होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना। उदाहरण टाटा समूह, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंफोसिस, विप्रो आदि। फिर कोई 2 पेय फसलों का वर्णन कीजिए। पेय फसलें वे फसलें होती हैं जिनका उपयोग पेय पदार्थ बनाने में किया जाता है। इसका उत्पादन विशेष जलवायु, मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। प्रमुख पेय फसलों में चाय, कॉफ़ी, कोको आदि शामिल है। 2 बतानी थी, तो कॉफ़ी और चाय लिखनी थी विद्यार्थी, ओनली फॉर कॉफ़ी और चाय लिखनी थी। फिर स्वतंत्रता का अधिकार व धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन कीजिए। तो विद्यार्थियों मैंने बताया था आपके मौलिक अधिकार भी आ सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने 6 बताए थे, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आ चुका। आप देख सकते हैं, मैंने कहा था इस प्रकार से आपके आ सकता है, तो ये आ चुका। भारतीय संविधान नागरिकों को विभिन्न मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनमें स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, यह अधिकार नागरिकों को स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने और अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करने की आज़ादी देता है। ये मैंने विद्यार्थियों सुबह ही आज जो वीडियो अपलोड किया था उसमें ये प्रश्न आ चुका, आप देख सकते हैं विद्यार्थियों अच्छे से। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं, यह अधिकार नागरिक किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान शामिल है। इस प्रकार से आप लोग को लिखना था। फिर भारतीय धर्मनिरपेक्षता हम अन्य लोकतांत्रिक देशों में कैसे अलग है, तो इस प्रकार से आपको उत्तर करना था, देख सकते हैं आप। फिर राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग और उसकी स्थिति, तो राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग था हस्तशिल्प उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ये लिखना था आपको अच्छे से विद्यार्थियों। फिर यहाँ पर देख सकते हैं सूचना के अधिकार से जनता में जागरूकता कैसे बढ़ी, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नागरिकों को सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करने का अधिकार देता है। जागरूकता बढ़ाने के तरीके, इस प्रकार से आपको करना था विद्यार्थियों अच्छे से। नेक्स्ट प्रश्नों के उत्तर जल्दी अगले वीडियो में प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।